हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए होता क्या है? डीएनए जो होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये जीवों की सेल्स में या जीवों की कोशिकाओं में, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। हमारी हेरिडिटी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या फिर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उन्हें स्थानांतरित करने का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने मम्मी पापा की तरह दिखता है? मम्मी पापा की तरह दिखने से मतलब ये नहीं कि वो सेम टू सेम उनका फेस मिलता हो, बच्चे से मम्मी पापा का फेस मिलता हो या मम्मी पापा से बच्चे का फेस मिलता हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बच्चे का कैरेक्टर होता है वो अपने मम्मी पापा से मिलता जुलता होता है, अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। जैसे बच्चे की दो आँखें होती है, एक नोज होता है, एक माउथ होता है, दो ईयर्स होते हैं, उसके भी हेड होते हैं, उसके भी शरीर का एक क्रम निश्चित होता है। जैसे पैर, एब्डोमेन, फिर नेक और हेड, इस प्रकार एक क्रम निर्धारित होता है। जिस प्रकार उसके मम्मी पापा होते हैं उसी प्रकार बच्चा भी होता है। तो आपने कभी सोचा कि जब बच्चे का निर्माण होता है तब तो वो एक सेल से उसका निर्माण होता है, तो उन कोशिकाओं को कैसे ये पता चलता है कि कहाँ पे बच्चे के आइज का निर्माण करना है, कहाँ पे बच्चे के हैंड्स का निर्माण करना है, कहाँ पे लेग्स का निर्माण करना है और किस क्रम में करना है? ये सूचना उनको कौन देता है? ये जानकारी सेल्स को कौन देता है? ये जानकारी सेल्स को डीएनए द्वारा मिलती है कि कहाँ पे किस चीज़ का निर्माण करना है। जैसे मान लेते हैं हमें कोई घर बनवाना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, वहाँ पे एक मैप तैयार करवाएंगे। जिस हिसाब से हमें घर बनवाना हो उस हिसाब से हम एक मैप तैयार करवाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम घर बनाना शुरू करेंगे। उसमें सब कुछ निश्चित होता है पहले से ही कि कहाँ पे हमें लिविंग रूम बनाना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है, कहाँ पे बेडरूम, कहाँ पे किचन, कहाँ पे बाथरूम, हर चीज़ उसमें पहले से ही तैयार कर ली जाती है। उसका एक निश्चित मैप बना लिया जाता है। और घर बनाने का भी एक निश्चित क्रम होता है ना? सबसे पहले बेस, फिर दीवार, फिर उसके ऊपर रूफ बनाई जाती है। ऐसा तो नहीं है बेस के ऊपर हम लोग रूफ बना दें, छत बना दें, फिर उसके ऊपर दीवार, ऐसा तो नहीं होता। घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर दीवार बनाएंगे, फिर उसके ऊपर छत बनाएंगे। तो ये एक क्रम निश्चित होता है, हर एक चीज़ का एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है। उसी प्रकार जब शरीर का निर्माण होता है तो एक क्रम से निर्धारित होता है। जैसे पहले पैर, फिर एब्डोमेन, फिर नेक और हमारा हेड बनेगा। सबसे पहले फोरहेड, फिर आइज, फिर नोज, फिर माउथ। ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर माउथ हो किसी के, ऐसा नहीं होता। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है पेरेंट सेल की, वही इन्फॉर्मेशन बच्चे में जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मम्मी पापा या पेरेंट्स जो छोटे होते हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं। जिसके मम्मी पापा लंबे होते हैं उसके बच्चे भी काफ़ी लंबे होते हैं, है ना? डीएनए जो होता है वो एक मैप की तरह काम करता है। जैसे घर बनाने के लिए हमें किसी मैप की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार जब हमारी शरीर बनती है तो जो डीएनए होता है वो एक मैप की तरह काम करता है। हर चीज़ को निर्धारित करता है कहाँ पे किस चीज़ को व्यवस्थित करना है और किस क्रम में व्यवस्थित करना है। डीएनए हमारी हाइट को भी निर्धारित करता है, हम कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे। डीएनए हमारी आँखों को निर्धारित करता है, कितनी बड़ी कितनी छोटी होंगी। आँखों के लेंसेज का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। हमारे हेयर्स के कलर को भी निर्धारित करता है, ब्लैक होगा, येलो होगा, ब्राउन होगा। हर चीज़ को डीएनए ही करता है। हमारे स्किन टोन को, हमारे स्किन के टेक्सचर को, हर चीज़ को निर्धारित करने का काम डीएनए करता है। तो जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए हमें एक मैप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक शरीर के निर्माण में डीएनए अपनी भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए की खोज कब हुई थी और किसने की थी। बहुत सारे एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो बच्चे वहाँ पे वाटसन और क्रिक का नाम लिख के चले आते हैं, क्योंकि वाटसन और क्रिक बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं डीएनए के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अगर बात करें, डीएनए के बारे में बात करें, तो वाटसन और क्रिक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। लेकिन डीएनए की खोज इनसे पहले भी की जा चुकी थी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया था, उसकी संरचना को बताया था कि ये डबल हेलिकल होता है डीएनए। लेकिन डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के पहले ही की जा चुकी थी। एक जॉन फ्रेडरिक नाम के वैज्ञानिक थे, जॉन फ्रेडरिक मिश्र नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने 1869 में सबसे पहले डीएनए की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज की और इसे न्यूक्लियन नाम दिया। इन्होंने देखा कि ये सेल से निकलने वाला एक अलग सा पदार्थ है, तो इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। इस पर उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए एल्ब्रेक्ट कोसल नाम के।
एल्ब्रेक्ट कोसल नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1881 में क्या किया, न्यूक्लियन पे स्टडी किया। न्यूक्लियन पे जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया जो न्यूक्लियन है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह है। किसकी तरह है? न्यूक्लिक एसिड की तरह है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रखा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एल्ब्रेक्ट कोसल ने ही डीएनए में पाए जाने वाले बेसिस के बारे में भी खोज की। डीएनए में कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। इन बेसिस के बारे में भी एल्ब्रेक्ट कोसल ने ही खोज किया था, इनके बारे में पता लगाया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है या किस चीज़ से बना होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक बहुलक है, एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बनता है। जैसे मान लेते हैं एक माला है, ठीक है, एक माला है तो वो क्या है? बहुत सारे मोतियों से बनके निर्मित होती है, उसमें बहुत सारी मोतियां लगी होती हैं। माला कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें बहुत सारी मोतियां लगी हुई होती हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। बहुत सारी मोतियां लग के एक क्रम में एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं? माला। उसी प्रकार जो डीएनए होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। मान लेते हैं ये डीएनए की एक हेलिक्स है। डीएनए का संरचना कैसा होता है? डीएनए का संरचना कुछ इस प्रकार होता है। ये धागे की समान संरचना होती है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये गोल गोल संरचनाओं से मिलके कुछ इस प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। कुछ इस प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। तो अगर इसकी एक यूनिट की बात करें, अगर इसमें से इसकी एक यूनिट को निकालें हम, तो इससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीएनए की हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए की एक हेलिक्स बनाएंगे और दो हेलिक्स आपस में जुड़ के डीएनए का निर्माण करती है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक बहुलक है। एक बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल डीएनए में जो यूज होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो खुद 3 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड खुद 3 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है? डीऑक्सीराइबोज, सुगर, फॉस्फेट और बेसिस। ये सुगर, फॉस्फेट और बेस से मिलके बना होता है। कौन? एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, सुगर, फॉस्फेट और बेस। इसमें जो सुगर यूज होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज सुगर। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज सुगर। ये पेंटोज सुगर है। पेंटोज सुगर का मतलब है वह सुगर जिसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित हों। ऐसे सुगर जिसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित हों, हम उसे बोलेंगे पेंटोज सुगर। अगर यहीं पे बात होती कि वह सुगर जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, तो हम उसे बोलेंगे हेक्सोज सुगर। अगर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उसे हेक्सोज बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन के 5 अणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर का एग्जाम्पल है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर। पेंटोज सुगर कौन कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर। जो राइबोज सुगर होती है वो तो आरएनए में पाई जाती है, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज सुगर होती है वो डीएनए में पाई जाती है। फिर उसके बाद इसका दूसरा मॉलिक्यूल है फॉस्फेट। इसका दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉस्फेट है। और इसका तीसरा मॉलिक्यूल है बेस, नाइट्रोजनस बेस। 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं और पिरिमिडिन के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए में। एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। एक होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं, थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं और साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं। ये जो होते हैं, जो बेसिस होते हैं, इन चारों में से कोई एक बेस ही उपस्थित होता है डीएनए में। इन चारों में से या तो एडेनिन होगा, या तो गुआनिन, या तो थाइमिन, या तो साइटोसिन। इन चारों में से कोई एक बेस उपस्थित होगा न्यूक्लियोटाइड के एक मॉलिक्यूल में। न्यूक्लियोटाइड के एक मॉलिक्यूल में इन चारों बेसिस में से कोई एक ही उपस्थित होगा।
ये प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिफरेंस क्या है? प्यूरिन बेस जो होता है इसकी संरचना जो होती है वो डबल रिंग वाली संरचना होती है, इसमें डबल रिंग वाली संरचना होती है इसकी प्यूरिन की। जो पिरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग वाले संरचना है, इसकी संरचना जो है वो सिंगल रिंग वाली है। कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। ये पिरिमिडीन की संरचना है और जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग वाली संरचना होती है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इन दोनों का काम सेम होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस का काम सेम होता है। ये दोनों डीएनए की हेलिक्स को जोड़ने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? डीएनए की दोनों हेलिक्स को जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन इनके संरचना में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। इनके बारे में हम अभी आगे जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है डीएनए आकार के आधार पे, अपनी आकृति के आधार पे दो प्रकार का होता है। आकृति के आधार पे डीएनए दो प्रकार का होता है। आकृति मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उसका, उसके आधार पे वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सर्कुलर डीएनए और एक होता है लीनियर डीएनए। सर्कुलर और लीनियर डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके जो डीएनए के सिरे होते हैं एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, स्वतंत्र सिरे नहीं पाए जाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है वो काफ़ी उलझा हुआ सा कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। इसके सिरे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार के डीएनए को हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन इसके अलावा भी डीएनए के अंदर कुछ छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित उनके बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ से अलग एक्स्ट्रा जो डीएनए उपस्थित होते हैं, वृत्ताकार और छोटे जो डीएनए उपस्थित होते हैं, हम उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप हाई स्कूल इंटर में हैं तो हाई स्कूल इंटर में भी नोट्स लिखने के लिए आता है इसके ऊपर। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी प्लाज्मिड के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड का यूज़ सबसे ज़्यादा जीन क्लोनिंग में की जाती है। किसमें की जाती है? जीन क्लोनिंग में की जाती है। ये जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग, अगर हम किसी भी जीव के जीन को इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये क्या करता है? उसकी जल्दी क्लोन बनाना तैयार कर देता है, उस जीन का प्रतिकृति या क्लोन बनाना तैयार कर देता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है? जीन क्लोनिंग में किया जाता है। और एक सर्कुलर डीएनए किस प्रकार के सेल्स में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद है लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए को हम रेखाकार डीएनए बोलते हैं और सर्कुलर डीएनए को हम वृत्ताकार डीएनए बोलते हैं। लीनियर डीएनए जो होता है इसके सिरे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसके सिरे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जो डीएनए पाया जाता है वो सेल्स में क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। तो इसके सिरे एक दूसरे से अलग होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इसके सिरे हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में। कहाँ पे पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए दोनों डीएनए पाया जाता है। जो लीनियर डीएनए होता है वो तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, लीनियर डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसके सेल ऑर्गेनेल्स में दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है प्लाज्मिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और जो प्लाज्मिड होता है उसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए पाए जाते हैं हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, हम इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है उसे हम
प्लाज्मिड बोलते हैं, इसे अलग नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाने की वजह से हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो इसका डीएनए होता है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिससे ये डिफाइन नहीं होता कि ये न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता तो इसीलिए इसे अलग नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस प्रकार डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये दोहरी हेलिक्स से मिलके बना होता है, डबल हेलिक्स से मिलके बना होता है। मतलब दो फीते की समान संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे पे लिपटी हुई होती हैं, ट्विस्ट हुई होती हैं, एक दूसरे पे लिपटी हुई होती हैं। तो ये क्रोमोजोम्स के रूप में उपस्थित होता है। न्यूक्लियस में अगर हम क्रोमोजोम को देखें तो कुछ इस प्रकार उनकी संरचना होती है। ये क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? डीएनए कंडेंस होके क्रोमोजोम का निर्माण करता है। डीएनए संघनित होके, कंडेंस होके कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम के एक सिरे को हम खोलते हैं, पकड़ के खींचते हैं, तो फिर डीएनए अपने रूप में वापस आ जाता है। डीएनए कंडेंस रहता है, अगर हम इसे पकड़ के खींच दें तो ये अपने रूप में फिर से वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो इसका डबल हेलिकल मॉडल है, अगर हम इसको ओपन कर दें, अगर इसका जो ट्विस्ट है उसको हम ओपन कर दें तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। हमें इस प्रकार की कुछ सीढ़ी के समान संरचना दिखाई देगी। ये इसकी दोनों हेलिक्स हो जाएंगी और बीच में लगे इसके बेसिस। इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, इसी फिगर को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अब हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। उसी प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में जुड़ते हैं और जुड़ के डीएनए का निर्माण करते हैं, इसकी एक हेलिक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं। अगर हम देखें तो सुगर और फॉस्फेट डीएनए की बैकबोन बनाती हैं, डीएनए की बैकबोन या फिर डीएनए की हेलिक्स को बनाने का काम करती हैं। डीएनए का जो ये वाला भाग है, अगर हम बीच से इस बेसिस को हटा दें, अगर हम बीच में से बेसिस को हटा दें तो डीएनए का जो ये भाग बचता है, हेलिक्स वाला जो भाग बचता है, हम उसे बोलते हैं इसका बैकबोन। जो ये हेलिक्स वाला भाग बचा हम उसे बोलेंगे बैकबोन। तो डीएनए का बैकबोन बनाने का काम सुगर और फॉस्फेट करते हैं। सुगर और फॉस्फेट मिलकर डीएनए के हेलिक्स को बनाते हैं और दोनों हेलिक्स को जोड़ने का काम कौन करता है? बेसिस दोनों हेलिक्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें 4 प्रकार की बेसिस पाई जाती है, 2 प्रकार की बेसिस पाई जाती हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार की बेसिस पाई जाती हैं। प्यूरिन का कंपोनेंट होता है एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन का कंपोनेंट होता है थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ता है और जो एडेनिन है वो थाइमिन से, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है। यहाँ पे जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। हमने देखा था जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होती है, जो पिरिमिडिन होती है वो सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे प्यूरिन जो भी है वो डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर है और जो पिरिमिडिन है वो सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर है। इनके संरचना में बस इतना ही डिफरेंट होता है, लेकिन इनका कार्य सेम होता है। ये काम क्या करती हैं? डीएनए के हेलिक्स को जोड़ने का काम करती हैं। तो इन दोनों का काम सेम होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन का, बस इनके संरचना में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जोड़ेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और जो साइटोसिन होती है हमेशा गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ती है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ के डीएनए के दोनों हेलिक्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो
तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। आज हमने पढ़ा डीएनए के बारे में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये हमारे हेरिडिटी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्ब्रेक्ट कोसल नामक वैज्ञानिक ने इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। और वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया था। डबल हेलिकल मॉडल के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए के बारे में। सर्कुलर डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जो लीनियर डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में जुड़ते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं और जो सुगर और फॉस्फेट होते हैं वो डीएनए के हेलिक्स को या फिर डीएनए के बैकबोन बनाने का काम करते हैं। और जो बेसिस होते हैं, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।